हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं कर रहे हैं। इसका हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 पूर्ण रूप से ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर से एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.3 कौन कौन सी 1.1 और 1.3 अगर बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बनते हैं तो 99.9% इसी दो एक्सरसाइज से बनते हैं। और वो भी एक्सरसाइज 1.3 जो आज चलने वाली है, यहाँ से 5 नंबर और 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। एकदम श्योर है, 99% एकदम श्योर रहता है कि यहाँ से 5 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही मेथड के आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट थोड़े समझने वाले हैं। तो आप लोग के लिए आज एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले एक प्रमेय है 1.3 प्रमेय। ये प्रमेय है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, प्रमेय समझ में आई? नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ इसका कहने का क्या मतलब है। ये कह रहा है मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। ठीक, मैं आप लोग को केवल प्रमेय समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी यूज बताऊंगा इसका कहाँ है। p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कोई भी मान लो, मान लिया मैंने 5। ठीक, मैंने माना कि p एक अभाज्य संख्या है और वो भी कौन सी 5, कुछ भी मान सकते हो आप, 3 मान लो, 5 मान लो। p एक अभाज्य संख्या यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है? a कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए ये है 25। ठीक, अब कह रहा है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब p, ध्यान से देखो कह क्या रहा है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर को मतलब 25 के स्क्वायर को यदि p विभाजित करती है। a स्क्वायर, a मैंने क्या माना 25, तो 25 के स्क्वायर को यदि p क्या माना मैंने 5, यदि a स्क्वायर को p विभाजित करती है, विभाजित करेगी कि नहीं करेगी भाई, देख लीजिए आप। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 अपॉन में 5, ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 1, 5 2 जा 10 12 और 5 5 जा 25, ये आ गया हमारा 125। अब देखिए आगे है, तो p a को भी विभाजित करेगा, मतलब यदि p जो है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो अगला कहने का मतलब यह है कि p जो है वो a को भी विभाजित करेगा। मतलब कि अगर इसके वर्ग को विभाजित कर रहा है तो अगर इसके वर्ग को विभाजित कर रहा है तो उस अभाज्य संख्या को भी विभाजित करेगा। ठीक, वो अभाज्य संख्या जो है वो इस धन पूर्णांक को भी विभाजित करेगा। कैसे? ये इसके वर्ग को इस तरह विभाजित किया तो आया कितना 125। अगर हम वर्ग हटा दें फिर भी ये संख्या इसको विभाजित करेगी। 5 5 जा 25 5। तो ये थी हमारी प्रमेय। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, फिर उसके बाद मैं आप लोग को प्रमेय 1.4 करवाऊंगा।
हाँ, तो अगली परिमेय हमारी 1.4, इसे आप क्वेश्चन भी मान सकते हैं। परिमेय है हमारी कौन सी ये 1.4, परिमेय 1.4, इसे आप क्वेश्चन भी मान सकते हैं। QW लिख लो, इस तरह क्वेश्चन भी बनेगा। अच्छा, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ इस एक्सरसाइज में किस किस तरह क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। दे सकता है √2, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √3, √5, √11, √13, और ये फर्स्ट मेथड है। और सेकंड मेथड कि 2 + √2, 3 - √2, 3, 5 + √2, 6√2। बस इसी 2 टाइप के क्वेश्चन आप लोग को इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। अगर इसमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए तो सारे के सारे कर लेंगे, और अगर इसमें से एक क्वेश्चन आप समझ गए तो सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए ये परिमेय मान लीजिए या आप इसे क्वेश्चन ही मान लीजिए। अगर ये परिमेय आपको समझ में आ गई तो फिर सारे क्वेश्चन आगे खुद हो जाएंगे। ये परिमेय 1.4 है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 स्टेप हमारे 2-3 स्टेप हर क्वेश्चन में सेम टू सेम हैं। ठीक, ध्यान से समझिए। अभी एक क्वेश्चन के बाद बहुत इजी लगने लगेगा आप लोग को। सबसे पहला काम है आप लोग को लिखना है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए, इसमें सिद्ध करना हमें अपरिमेय, हम इसे परिमेय मानेंगे और फिर इसे परिमेय मानकर इसे गलत सिद्ध कर देंगे, बस अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य रहेगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें माना है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं फर्स्ट लाइन सब में सेम टू सेम रहेगी। ठीक, उसके बाद में और अगर कोई भी संख्या परिमेय है तो उसका कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है, मैंने शुरुआत में ही बताया था। परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है, जहां p व q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो यदि माना हमने कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो माना √2 इज इक्वल्स टू p/q। उसके बाद में जहाँ q इज नॉट इक्वल्स टू 0, p व q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, सह अभाज्य संख्या। ठीक, इसी का सारा कमाल है यहाँ पर। सह अभाज्य संख्या आप देखिए, एक मिनट में इधर समझा दे रहा हूँ सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं कि जिनका HCF, ठीक है, गुणनखंड जो होता है उसमें गुणनखंड में जब हम करते हैं HCF निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभी पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो उनका HCF जो होता है वो केवल और केवल 1 होता है। ठीक, मतलब उनमें कॉमन अगर हम देखें तो कॉमन कुछ नहीं रहता। ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप ले लीजिए आप 4 और 5,
7 और 8 ये सब हमारी कौन सी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, 8 तो है भाज्य संख्या, 7 अभाज्य है, 8 तो भाज्य है, लेकिन तो यहाँ हम यहाँ एक ग्रुप की बात होगी। ठीक है, पूरे ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि एक संख्या की। 7 और 8 दोनों ग्रुप की बात हो रही है। तो सहभाज्य समझे आप कि उनका जो है कॉमन जो है वो कुछ ना हो, दोनों में कॉमन कुछ भी ना लिया जा सके, मीन्स उसका HCF 1 हो, तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद में हम ये करेंगे √2q इज इक्वल्स टू P, Q बराबर P/√2। ठीक, फिर देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे दोनों तरफ, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Q² इज इक्वल्स टू P² अपॉन में। अच्छा, एक बात और देखिए कि अगर कहीं पे अंडर रूट में कोई संख्याएं लिखी हों और हम अगर उनका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट अपने आप हट जाता है, काटा नहीं जाता, वो अपने आप हट जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो √2 का जब वर्ग होगा तो वो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, आप इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे नाम दो आप समीकरण 1। अब देखिए, चूंकि Q एक पूर्णांक है, इसलिए Q² भी पूर्णांक है। ठीक, इसलिए P²/2 भी पूर्णांक है। इसलिए P² 2 से विभाजित है। ठीक, इसलिए P² 2 से विभाजित है। अब यहीं पर हमारी जो अभी इसके पहले हम लोगों ने परिमेय पढ़ी थी, वो उस परिमेय का यूज़ हम लोगों ने यहीं पर किया है। ठीक, क्या कहा था? ये P जो है ये कोई पूर्णांक है धन। हम लोगों ने ये परिमेय की जो परिभाषा होती है यही तो होती है परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। ठीक, तो इसमें हम जो P और Q यूज़ कर रहे हैं वो दोनों क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक, तो P इस ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना, P²/2, जो P है ये पूर्णांक है और 2 क्या है? अभाज्य है ना। तो इसके पहले वाले परिमेय में हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कि अगर किसी भी धन पूर्णांक में किसी अभाज्य धन पूर्णांक के वर्ग को अगर किसी अभाज्य संख्या से पूरी मतलब विभाजित हो जाए तो वो धन पूर्णांक भी उस अभाज्य संख्या से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक, परिमेय ध्यान में है आपको। तो अगर इसका वर्ग इससे विभाजित है तो ये भी इससे विभाजित होगा, तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे। इसलिए P भी 2 से
विभाजित होगा। ठीक, अब देखिए आगे आगे हम क्या करेंगे कि माना p/2 इज इक्वल्स टू k1, जहाँ k1 क्या है, पूर्णांक है, जहाँ k1 पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए p बराबर, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, p बराबर 2k1, इसको नाम दे दो समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, q² इज इक्वल्स टू p²/2। ठीक है, तो q² इज इक्वल्स टू 2k1 का स्क्वायर अपॉन में 2। दिख रहा है आपको? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है भाई। फिर क्या होगा, q² इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 और k1 का स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4, q² इज इक्वल्स टू 2k1 स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब देखिए k1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू q² अपॉन में 2। ठीक, इसे आप नाम दे दो समीकरण 3। चूंकि k1 स्क्वायर पूर्णांक है, k1 मैंने पूर्णांक माना है ना, हाँ, चूंकि k1 स्क्वायर पूर्णांक है इसलिए k1 भी पूर्णांक है, इसलिए q² अपॉन 2 भी पूर्णांक है। ठीक, इसलिए q² 2 से विभाजित है, इसका वर्ग अगर विभाजित है तो ये भी विभाजित होगा, और इसलिए q भी 2 से विभाजित है। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए क्या फिर मानेंगे हम, माना q/2 इज इक्वल्स टू k2, जहाँ k2 क्या है, पूर्णांक है, k2 पूर्णांक है, q बराबर 2k2, समीकरण इसे नाम दे दो 4। ठीक, अब समीकरण कौन सी, समीकरण 2, समीकरण 2 व समीकरण
ये कौन सी समीकरण मानी हमने? 4। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि संख्या 2 P व Q का उभयनिष्ठ है। ठीक, उभयनिष्ठ है। इसमें 2 और इसमें भी 2, दोनों में P व Q में जो है 2 कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? उभयनिष्ठ है, अतः P व Q सह अभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। अतः अगर ये सहभाज्य नहीं है तो यह पूर्व कथन का विरोधाभास है। P व Q सहभाज्य नहीं है, यह पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब हमने क्या माना था? √2 परिमेय संख्या मानी थी और सह अभाज्य P व Q जिसमें क्या था? सहभाज्य, लेकिन ये सहभाज्य नहीं है, अतः पूर्व कथन का विरोधाभास है। फिर अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो क्या होगी संख्याएं? क्योंकि 2 ही होती हैं, या तो परिमेय और या तो अपरिमेय। तो अगर परिमेय नहीं है, हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया ना कि अतः √2 परिमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हो गया, इतना बड़ा था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अभी आपको एक बार और समझा दे रहे हैं। हाँ, तो देखिए ये परिमेय थी हमारी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे क्वेश्चन मानकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। ये हर क्वेश्चन में ये 2 लाइन यहाँ तक समझिए, ये इतना कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में आपको करना है। ठीक, अगर एक समझ गए तो समझिए 50% दूर हो गई समस्या। तो मानना है हमें सबसे पहले कि कोई भी संख्या हो, सबको आप मान लेना है कि वो अपरिमेय संख्या है, और फिर हम परिमेय संख्या है, और फिर इस कथन को हम गलत सिद्ध कर देंगे। उसके बाद हम प्रूव कर देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। फिर अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ी है। और जहाँ Q जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अगर किसी संख्या में 0 का भाग करते हैं तो वो क्या आ जाता है? इनफाइनाइट। ठीक है, इसलिए Q 0 नहीं हो सकता। और P व Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य मतलब इनमें कोई
कॉमन नहीं हो सकता, कोई भी इनका गुणनखंड जो होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड वो केवल एक होगा। ठीक, इसमें कुछ भी P व Q में कॉमन नहीं हो सकता, ये लिखा हमने। फिर क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, इसका हर मान लीजिए 1, तो इसका इससे किए तो क्या हो गया Q √2 और ये P है यहाँ तो P 1 से किए P हो गया। फिर क्या किया मैंने, बहुत ध्यान से समझिए बाबू, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो और सारे क्वेश्चन खुद का खुद हो जाएंगे, बहुत जल्दी से हो जाएंगे। फिर इसका हम क्या किए, Q यहीं पर रोक लिए और √2 जो था वो P के बटे में कर दिया हमने, तो Q = P/√2। उसके बाद में हमने क्या किया, इसका वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो Q² = P² अपॉन में √ था, अगर किसी √ संख्या वाले जैसे √2 है, इसका अगर वर्ग करेंगे, कोई भी अगर √ में संख्या है वर्ग करने पर √ भाग जाता है, उसे देखकर डर के मारे भाग जाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ से √ हट जाएगा, तो P²/2। चूंकि Q एक पूर्णांक है, Q और P व Q दोनों पूर्णांक है। ठीक, तो हमने क्या लिखा, चूंकि Q एक पूर्णांक है इसलिए Q² भी पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक का वर्ग भी पूर्णांक ही होता है। तो इसलिए अगर ये पूर्णांक है तो इसके बराबर में ये है तो ये भी पूर्णांक होगा, इसलिए P²/2 भी पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो P² 2 से विभाजित है। ठीक, इसलिए P भी 2 से विभाजित है। ये हमारी परिमेय 1.3 परिमेय है कि अगर 1.3 परिमेय क्या थी हमारी, कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। ठीक, तो ये P जो है ये क्या है, कोई पूर्णांक है और इसको अभाज्य संख्या अगर विभाजित कर रहे हैं इसके वर्ग को, तो P को भी ये अभाज्य संख्या विभाजित करेगी। उस परिमेय का हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है, परिमेय 1.3 का। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, फिर हम लोगों ने क्या किया, माना कि P/2 जो है, इसका वर्ग हटा के P/2 जो है वो K1 एक पूर्णांक मिलेगा। ये अगर ये पूर्णांक है तो इसको सॉल्व करने पर भी तो एक पूर्णांक ही मिलेगा। यहाँ मान लीजिए कुछ भी हो, P की जगह कुछ भी हो सकता है, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो एक पूर्णांक ही तो मिलेगा हमें। तो वो पूर्णांक मैंने मान लिया कि K1 है। फिर क्या किया, P यहाँ पर मान लिया इसका हर 1, हमने क्या माना 1, तो P का 1 से किए तो P और 2 से K1 को किए तो 2K1, इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 2। फिर P का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो P की वैल्यू आई है P = 2K1, इसको मैंने उठा के समीकरण 1 में रख दिया। ये है हमारा समीकरण 1, इसमें पुट कर दिया। उसके बाद में Q² = 2K1 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर इसमें काट के हम ये सब तो समझ में आया। फिर Q² = 2K1² बच्चा। फिर क्या किया मैंने, K1² को यहीं पर रखा और ये जो 2 था ये 2 उठा के Q² के बटे में कर दिया। तो आप चाहे इसको आगे लिख लो या इसको लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो Q²/2 हो जाएगा और इधर केवल K1² बचा। चूंकि K1² पूर्णांक है, इसको K1 यहीं पर हम लोगों ने मान लिया है ना, कहाँ मानना है भाई, ये K1² पूर्णांक है इसलिए K1 भी पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक का वर्ग भी पूर्णांक ही होता है। तो अगर ये पूरा पूर्णांक है तो इसके ये बराबर का चिन्ह लगा है ना, तो बराबर के मतलब होता है अगर पांडे जी हैं तो ये भी पांडे जी होंगे, अगर ये तिवारी जी हैं तो ये भी तिवारी जी होंगे। क्यों, क्योंकि ये बराबर का मतलब ही यही होता है। तो Q²/2 भी एक पूर्णांक है, तो इसलिए Q² 2 से विभाजित है। अगर Q² 2 से विभाजित है इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। अब आगे देखिए, फिर माना हम लोगों ने कि Q/2 जो है, Q/2
2 इज इक्वल्स टू K2। ठीक है, Q/2 ये पूर्णांक हुआ ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो भी एक पूर्णांक ही मिलेगा, तो माना वो पूर्णांक हमें मिल रहा है K2। ठीक, तो K2 में है, तो फिर क्या किया, Q इज इक्वल्स टू, Q का 1 से किए Q और 2 से इसमें किए तो 2K2। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 4। तो समीकरण 2 व समीकरण 4 से, समीकरण 2 ये है और समीकरण 4 ये है हमारा। ठीक, P बराबर 2K1, Q बराबर 2K2। समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि संख्या 2 P व Q का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यहाँ पर गुणनखंड लिख दीजिए आप, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः P व Q सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया 2, और सहभाज्य का रूल क्या है कि जो सहभाज्य गुणनखंड है उसमें केवल उसका जो HCF होता है, HCF इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कॉमन मिल गया हमें ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसलिए ये क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। तो यह पूर्व कथन का विरोधाभास है। पूर्व कथन का जो ये कथन है हमारा, इसका क्या है, ये विरोधाभास, मतलब इसका उल्टा है, विरोध कर रहा है उसका। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये इसका उल्टा आ रहा है तो √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। हमने मानी थी कि परिमेय है, लेकिन तो क्या हो गया कि ये परिमेय संख्या नहीं है अब। अतः अगर नहीं है तो क्या है, अगर परिमेय संख्या नहीं है तो वह संख्या अपरिमेय होगी, क्योंकि संख्या या तो परिमेय हो सकती है या तो अपरिमेय हो सकती है। ठीक है, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब अगर आप लोग को कोई भी अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो अभी हम एक अगला क्वेश्चन करेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। अगर उसमें भी थोड़ी सी भी कोई 0.1% अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में 100% आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा आप लोग के लिए अभी नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए एक बार में किसी को नहीं आता समझ में, तो परेशान बिल्कुल भी मत होना। अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।